मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 1 से 13 तक कंप्लीट करवा चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ पे प्रश्न 13 दिख रहा है। पिछली क्लास में हो चुका था। एक बच्चे की कमेंट आई थी कि सर प्रश्न 13 की तो आंसर शीट रॉन्ग है। प्रश्न 13 की आंसर शीट रॉन्ग नहीं थी, सदिश के चिन्ह चेंज हो गए थे। जब सदिश के चिन्ह चेंज हो गए थे तो आंसर शीट भी चेंज आएगी, लेकिन इस क्लास में इसको करवा देंगे, आंसर शीट सही आएगी। तो यहां पे लिख लो प्रश्न 13 का हल। पहले आपको समझ लेना है, उसके बाद हल करवाते हैं। यहां पर बताया गया है सदिश 111 का सदिश 245 और लैम्डा 23 के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको समझना है अदिश गुणनफल 1 दिया गया है। अदिश गुणनफल किसका किसका है हम आपको बताते हैं। ये सदिश आपको दिख रहा है, ठीक है ना, और यहां पर बताया गया मात्रक सदिश। तो ये सदिश और मात्रक सदिश का अदिश गुणनफल 1 दिया गया है, लेकिन आपको मात्रक सदिश निकालना है। कैसे निकालोगे? योगफल पहले निकालना है। और योगफल किसका निकालना है? जो आपको बाद में सदिश दिए गए हैं, एक ये दिया गया है और एक ये दिया गया है, इसका योगफल निकालेंगे, फिर मात्रक सदिश निकालेंगे। जब मात्रक सदिश ज्ञात हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इस सदिश का और मात्रक सदिश का अदिश गुणनफल बराबर 1 लिख देंगे और लैम्डा का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेना है, क्योंकि इस सदिश का नाम नहीं दिया गया है और इस सदिश का भी नाम नहीं दिया गया है और इस सदिश का भी नाम नहीं दिया गया है। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सदिश का नाम नहीं दिया जाए तो आपको मान लेना है। तो पहले वाले सदिश को हम क्या मान लेते हैं, वेक्टर ए, फिर बाद वाले को वेक्टर बी और लास्ट वाले को वेक्टर सी। आपको कैसे लिखना है, कैसे सदिश बताए थे, दिक् अनुपात से सदिश लिखना है। तो देख लो यहाँ पे 111 आपको दिख रहा है, दिक् अनुपात 111। तो 111 से आपको सदिश लिख लेना है, एक बार देखना है, बार बार नहीं देखना है। अब यहाँ पे देख लो 245, ये जो माइनस दिख रहा है इसको दिमाग में रखना है। दिक् अनुपात से सदिश जल्दी लिख जाता है, टाइम नहीं लगता है। तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है और पेपर में भी यही ट्रिक यूज करना है। जब भी सदिश लिखना है दिक् अनुपात से आपको लिख देना है, कम टाइम लगता है। तो 245 से हम लिखेंगे, एक बार देखना है, बार बार नहीं देखना है, ठीक है। अब लास्ट वाला देख लो, वेक्टर सी से माना है ना, तो यहां पर लैम्डा आई के फिर 23 ऐसे करके आपको लिखना है। अब योगफल निकालना है, जो बाद में सदिश है ना, वेक्टर बी और वेक्टर सी, इसी का योगफल निकालना है। जब सदिश पता चल जाएगा हम मात्रक सदिश निकालेंगे। पहले आपको वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकालना है। तो यहां पर आपको लिख लेना है 245, ठीक है, ऐसे करके, और प्लस वेक्टर सी का सदिश लिख लो, लैम्डा आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, ठीक है, प्लस कर लो। तो आई कैप कॉमन ले लेंगे, यहां से 2 मिल जाएगा, यहां से कितना मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा और आई कैप। अब देख लो 4j कैप प्लस का है और प्लस का 2j कैप है, कितना मिल जाएगा, प्लस का 6j कैप मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माइनस का 5k कैप और प्लस का 3k कैप, जब घटाएंगे तो हमको मिलेगा माइनस का 2k कैप। अब आपको मात्रक सदिश निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, मात्रक सदिश हम डिनोट करते हैं एन कैप से, और फार्मूला आपको याद ही होगा, यहां पर बताते हैं कैसे आपको फार्मूला बनाना है। मेरे प्यारे बच्चों पहले आपको देखना है सदिश, ठीक है ना, इस सदिश का नाम देखना है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है। तो इस सदिश का जो नाम है यहाँ पे उसी से फार्मूला हम बना लेंगे। तो वेक्टर v प्लस वेक्टर सी से फार्मूला बनाएंगे।
अंश में जो भी होता है उसका मापांक निकालते हैं नीचे, ऐसे करके मात्रक सदिश निकलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का सदिश लिख लेना है। 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस का 6j कैप और माइनस का 2k कैप, ठीक है ना। अब अपान में आपको लिख लेना है एट इट इज, क्योंकि इसका मापांक और ज्ञात करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एन कैप बराबर, तो अंश में एट इट इज लिखना है, ठीक है ना, और हर में आपको क्या करना है, रूट में मापांक ज्ञात करना है। तो क्या मिलेगा, 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस जे कैप का गुणांक कितना है, 6 है, तो 36 मिल जाएगा। फिर प्लस जे कैप का गुणांक कितना है, -2 है, -2 का स्क्वायर 4। थोड़ा और हल करेंगे रूट में, उसके बाद हम क्या करेंगे, अदिश गुणन करेंगे वेक्टर ए के साथ। इतना आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। एन कैप बराबर, अंश में आपको एट इट इज लिखना है 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 2k कैप अपान में 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर है, ओपन कर लो, तो ए स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर प्लस का 2ab करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 लेमडा मिलेगा, प्लस का यहाँ पे देख लो 36 प्लस 4 40 मिल जाएगा। थोड़ा और हल करो, तो एन कैप बराबर 2 प्लस का लेमडा आई कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 2k कैप अपान में लेमडा स्क्वायर प्लस का 4 लेमडा, ठीक है ना। 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिख लेना है यहाँ पे प्रश्नानुसार अदिश गुणनफल कितना दिया गया, 1 दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लेना है प्रश्नानुसार, ठीक है ना। देख लो यहाँ पर वेक्टर ए का अदिश गुणनफल किसके साथ, मात्रक सदिश आपको दिख रहा है, ठीक है ना, और मात्रक सदिश निकाल चुके हैं, बराबर यहाँ पे बताया है 1 लिख देना है। अब वेक्टर ए का सदिश लिख लो, 111 से आपको सदिश लिखना है, ठीक है ना, और यहाँ पे अदिश गुणनफल ये सिंबल होता है। एन कैप का मान रख लो 2 प्लस का लेमडा आई कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 2k कैप अपान में रूट में लिख लेना है लेमडा का स्क्वायर प्लस का 4 लेमडा प्लस का 44 इक्वल 1। इसका क्रॉस इंटू करेंगे, बराबर के उस तरफ पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अदिश गुणनफल। क्या करेंगे, ये सदिश और ये सदिश आपको दिख रहा है, इसका कर लेंगे अदिश गुणन। देखो कैसे, आई कैप का हम आई कैप के साथ करेंगे तो 1 मिलेगा, लेकिन गुणांक का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 प्लस का लेमडा मिलेगा। अब जे कैप का जे कैप के साथ तो 1 मिलेगा अदिश गुणनफल, लेकिन गुणांक का कितना मिलेगा, प्लस का 6 मिलेगा। अब लास्ट वाला देख लो, प्लस माइनस माइनस का 2 मिलेगा, ठीक है। बराबर में आपको क्या लिखना है, रूट में लेमडा का स्क्वायर प्लस का 4 लेमडा प्लस का 44। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल कर लेना है। लेमडा प्लस 6 इक्वल लेमडा का स्क्वायर प्लस का 4 लेमडा प्लस का 44। अब क्या करना है, वर्ग करना है, क्योंकि आपको पता है वन साइड, आपको क्या पता है, वन साइड अगर रूट मिल जाए या फिर दोनों साइड रूट मिल जाए तो उसकी कैलकुलेशन आगे कैसे बढ़ाई जाती है, दोनों पक्षों का वर्ग करके। तो इसीलिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लो, इसको हम रफ करेंगे, 1 बाय 1 आपको स्टेप समझना है। तो इस तरफ आएगा लेमडा प्लस 6 का होल स्क्वायर, बराबर में स्क्वायर से क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो लेमडा का स्क्वायर प्लस का 4 लेमडा प्लस का 44, ठीक है ना। इसका ओपन कर लो, ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है ना, बराबर में लेमडा स्क्वायर प्लस का 4 लेमडा प्लस का 44। कैंसिल करो, लेमडा का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इस तरफ बराबर के उस तरफ एक जैसे पद अगर हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। अब लेमडा आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है,
तो 4 लेमडा को पक्षांतर करेंगे, इस तरफ लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, बराबर में 44 को आइडेंटिटी लिखना है और 36 को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे, ये निगेटिव हो जाएगा। चलो इतना नोट करो, इसको हम रफ करेंगे। यहाँ से आपको लेमडा का मान निकाल लेना है। देखो कैसे, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, माइनस करेंगे 8 लेमडा, यहाँ पे देख लो 8 मिलेगा, ठीक है ना। तो लेमडा बराबर 8/8 काट लो, लेमडा का मान कितना आया 1। तो बच्चे की कमेंट आई थी तो इसीलिए इसको हमने रिपीट आपको बताया। पिछली क्लास में प्रश्न 13 हो चुका था, लेकिन वहाँ पे सदिश के चिन्ह चेंज हो गए थे, प्लस का माइनस हो गया था, माइनस का प्लस हो गया था, तभी आंसर शीट वहाँ पे अलग आई थी। लेकिन वो भी ठीक है जो पिछली क्लास में करवाया था इसी को। लेकिन यहाँ पर आपको आंसर शीट दिख रही है लेमडा की 1, किताब की मैच हो गई। जब मैच हो गई तो वीडियो को लाइक कर दो अगर लाइक नहीं किया है, और सभी स्टूडेंट क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा यूट्यूब द्वारा। तो जब भी हम नई क्लास लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, इसीलिए बोलते हैं बेल आइकन जरूर प्रेस किया करो, उसमें आपका ही फायदा होता है। चलो इसको हम रफ करेंगे। अब प्रश्न हम 14 की बात करेंगे, तो पहले हम इसको चेंज कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको देख लेना है यहाँ पे क्या बताया गया है। यदि वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर बी समान परिमाणों वाले परस्पर लंबवत सदिश है तो दर्शाइए। आपको दिख रहा होगा दर्शाइए, इसका मतलब क्या है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये जो सदिश आपको दिख रहा है 3 पद में, और बोला है सदिशों वेक्टर ए कामा वेक्टर बी तथा वेक्टर सी के साथ बराबर झुका हुआ है। बराबर झुका हुआ है इसका मतलब जानते हो, झुकाव भी बोलते हैं। इसका मतलब कोण आपको क्या करना है, बराबर दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया है। क्या दिया है यहाँ पे, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी समान परिमाणों। तो मेरे प्यारे बच्चों, समान परिमाणों का मतलब क्या होता है, मापांक। तो समान का मतलब बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिख लेना है मापांक क्या है, बराबर हैं। तो वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर बी का मापांक और वेक्टर सी का मापांक लिख लेना है बराबर, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला है, परस्पर लंबवत हैं। तो परस्पर लंबवत हैं तो आपको पता है कि अगर 2 सदिश हम ले लें, अगर उनका अदिश गुणन कर दें तो आंसर शीट क्या मिलती है, 0 मिलती है। तो यहाँ पर कितने सदिश हैं, ए बी सी 3 है ना। तो परस्पर आपको पता है एक दूसरे से, ये परस्पर जो शब्द होता है एक दूसरे के लिए होता है। तो एक दूसरे के लिए देख लो, फिर कैसे लिखोगे, वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ अदिश गुणन, वेक्टर बी का वेक्टर सी के साथ अदिश गुणन, वेक्टर सी का वेक्टर ए के साथ अदिश गुणन, कितना दिया है 0। तो इसको समीकरण 1 डाल लो और इसको क्या डाल लो, 2 डाल लो, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब हम ये सदिश लेंगे, ये वाला जो सदिश है ये लेंगे और इसके साथ हमें कोण निकालना है, ठीक है ना। फिर हम लेंगे ये सदिश, फिर इसके साथ कोण निकालना है, फिर ये सदिश लेंगे, इसके साथ कोण निकालना है और क्या बताना है, बराबर। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इसके साथ ये लेंगे तो जब कोण निकालेंगे तो हमको पता है कि फार्मूला कौन सा लगेगा। देखो हम आपको बताते हैं, वेक्टर ए का अदिश गुणन वेक्टर बी के साथ क्या होता है, वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक और कॉस थीटा, यही होता है। तो हमें मापांक के मान की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमने अपने पास से 2 सदिश लिए हैं, लेकिन यहाँ पर ये 3 पद वाला सदिश और 1 पद वाला सदिश जब लेंगे तो इसका मापांक आपको पता हो पहले से और इसका भी मापांक पता हो। तो इसका मापांक तो यहाँ पे बताया गया है कि बराबर है। तो बराबर है हम क्या मान लेंगे यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, यम मान लेंगे, क्योंकि हर बार हमें जरूरत पड़ेगी, 3 बार हमें जरूरत पड़ेगी मान की। वेक्टर ए का मापांक की जरूरत पड़ेगी जब फार्मूला लगाएंगे ये वाला, तो हम यम रख देंगे। फिर जब सदिश इसके साथ ये लेंगे तब हम वेक्टर बी का मापांक की आंसर शीट ये रख देंगे। फिर जब हम इसके साथ
ये वाला लेंगे, फार्मूला लगाएंगे, तब हमें मान की जरूरत पड़ेगी वेक्टर सी का मापांक, तो हम यहाँ से उठा के रख लेंगे, इसीलिए हमने यम मान लिया है। लेकिन आपको पता है वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर बी का मापांक, वेक्टर सी का मापांक, ये तो आपने मान लिया यहाँ पे, लेकिन इसका मापांक नहीं पता। इसका मापांक तो निकालोगे, क्योंकि फार्मूला जब लगाओगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मापांक आएगा, तो जरूरत तो पड़ेगी, तो निकाल लो पहले से। देखो कैसे निकालोगे, हम आपको बताते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मापांक होल स्क्वायर लेके चलो, ठीक है ना। बाद में हम घात हटा देंगे और जो भी आंसर शीट आएगी रूट में आ जाएगी। तो देखो कैसे, इसका कैसे ओपन करोगे, हमने आपको बताया 2 बार लिखना है। पहले तो आपको यहाँ पे समझना है कि स्क्वायर से क्या होता है, मापांक हट जाता है। ये पिछली क्लास में बता चुके हैं कि स्क्वायर से मापांक हट जाता है और स्क्वायर से मापांक लग भी जाता है। जरूरत पड़ती है जिसकी, उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें जरूरत किसकी है, ब्रैकेट की जरूरत है, तो इसीलिए स्क्वायर से मापांक हटा दिया। अब इसे कई बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे। देखो वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी प्लस का वेक्टर सी, जब भी स्क्वायर हो या घातें 3 हो तो आपको क्या करना है, अदिश गुणन करना है, इतना ध्यान रखना है। ये सदिश गुणन यूज नहीं होगा, इतना ध्यान रखना है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ऐसे करके इसको लिखा जाता है, ठीक है। अदिश गुणन, ये चिन्ह का यूज आपको सीखना है। ये सदिश गुणन होता है, इसका यूज नहीं होगा स्क्वायर में। ये बात आपको ध्यान देना, क्योंकि पेपर में अगर प्रश्न आ जाए तो यही नहीं पता कर पाओगे फार्मूला कौन सा लगेगा। तो स्क्वायर में अदिश का आपको चिन्ह यूज करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करेंगे क्योंकि इंक जो है थोड़ी सी फैल रही है। अब थोड़ा यहाँ से लिखेंगे क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपस में क्या करना है, अदिश गुणन कर लेना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ अदिश गुणन करेंगे तो कितना मिलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है। फिर प्लस, अब जल्दी जल्दी लिख देते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अब लास्ट वाला वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ठीक है ना। अब वेक्टर v का कर लेना है, जल्दी जल्दी करेंगे। वेक्टर v डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर v डॉट वेक्टर v प्लस वेक्टर v डॉट वेक्टर c। डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, डॉट प्रोडक्ट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अदिश गुणनफल। अब वेक्टर c का कर लेना है, वेक्टर c डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर v, हो गया। अब c का c में कर लो, वेक्टर c डॉट वेक्टर c। अब देखो इसको कैसे लिखा जाता है, आपको पता है, वेक्टर a का मापांक का होल स्क्वायर लिखा जाता है, पिछली क्लास में हम बता चुके हैं। अब आपको क्या करना है, वेक्टर a, ठीक है, डॉट वेक्टर b, ये तो सही है, a पहले b बाद में। देखो यहाँ पे ये ठीक नहीं है, क्रम विनिमय नियम का यूज कर लो, c पहले और a बाद में। अब ठीक है, क्रम विनिमय का नियम यूज कर लिया, यहाँ पे ठीक नहीं है, इसको ठीक कर लो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ पर आपको पता है कैसे लिखा जाता है, वेक्टर वी का मापांक का होल स्क्वायर, सेम टू सेम। यहाँ पे देख लो, ये ठीक लिखा है, वेक्टर वी डॉट वेक्टर सी, ठीक है ना। कितने पद हो गए, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6, अब 3 और बचे हैं, तो इसको भी सही से लिख लो। थोड़ी सी इंक भी फैल रही है, यहाँ पे देख लो। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे ठीक लिखा है, तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, यहाँ पे आ जाओ, सी भी ठीक नहीं लिखा है, वी सी कर लो, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको कैसे लिखोगे, वेक्टर सी का मापांक का होल स्क्वायर लास्ट वाले को। अब मान रख लो, वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर बी का मापांक, वेक्टर सी का मापांक यम है, तो यहाँ पर और यहाँ पे रख लेना है। और ये आपको 2 बार मिलेंगे, ए बी और ए बी, वी सी और सी ए। आपको क्या करना है, 0 रख देना है, चाहे जोड़ के रख लो चाहे डायरेक्ट रख लो, समीकरण 2 से। और इसको समीकरण 1 आपको पहले से पता है, हमने माना था, तो यहाँ पे रख लोगे तो यम स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 0 रख लो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान, प्लस यहाँ पर 0
प्लस यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या कर लो एम स्क्वायर कर लो, ठीक है ना। समीकरण 1 से मान रख लिया। अब यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 0 प्लस का एम स्क्वायर। पद गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसको आप नोट करो, इसको हम रफ करेंगे, 1 बाय 1 स्टेप आपको समझाएंगे करना क्या है। ये आंसर शीट जो आप लिख रहे हो किसके बराबर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी प्लस वेक्टर सी का मापांक का होल स्क्वायर, इसे के बराबर लिखना है। तो एम स्क्वायर कितना हो जाएगा 3m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, लिख लो यहाँ पर। अब आपको पता है घात हटाएंगे तो इस तरफ जो है रूट आ जाएगा, तो कितना लिख दो √3m, ठीक है ना। इस मान की जरूरत पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कोण बराबर दिखाना है ना, तो पहले मान लेना है। माना सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी प्लस वेक्टर सी, जो यहाँ पे लिखा है यहाँ से यहाँ तक वही लिखना है। देखो कैसे, फिर कामा करके लिख लो सदिशों वेक्टर ए कामा वेक्टर वी, और यहाँ पे क्या लिखा तथा, तो तथा लिख लो वेक्टर सी के साथ, वेक्टर सी के साथ। बराबर नहीं लिखेंगे, वो तो सिद्ध करना है। झुकाव लिखो, झुकाव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखवा देते हैं कोण। अल्फा कामा बीटा व गामा है, ठीक है, ऐसे करके मान लेना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, 1 बाय 1 आपको बराबर करना है। जो 3 कोण आपको दिख रहे हैं 1 2 3, पहले क्या करना है मान निकाल लेना है। जब मान बराबर आ जाएंगे तो एक दूसरे के बराबर लिख देंगे। देखो कैसे, हम एक फार्मूला यूज करेंगे। पहले आपको ये सदिश लेना है, हमने ले लिया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। इसका अदिश गुणन किसके साथ, पहले वेक्टर ए के साथ, ठीक है ना। फार्मूला लगाओ मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला कौन सा लगाना है ये तो याद होगा ना, ये वाला, ये लगा लो फार्मूला। तो जो यहाँ पे होता है उसका मापांक लिया जाता है, जो यहाँ पे होता है उसका भी मापांक लिया जाता है, और जो कोण आपने माना है अल्फा, तो अल्फा आ जाएगा। देखो कैसे, मापांक ले लो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मापांक, अब वेक्टर ए का मापांक, और यहाँ पे कॉस अल्फा, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, इस तरफ देखना है। आपको क्या करना है, ए का इसके साथ, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ अदिश गुणन करना है, ठीक है। कैसे, वेक्टर ए का अदिश गुणन वेक्टर ए के साथ, फिर बी का ए के साथ कर लो, जो पहले है उसे पहले, जो बाद में उसे बाद में लिखना है। जैसे यहाँ पर देखो वेक्टर ए पहले, ये वाला बाद में, वेक्टर बी पहले, ये वाला बाद में, अब प्लस का वेक्टर सी पहले और वेक्टर ए बाद में, ठीक है ना। और इसका मान आपने निकाला था, क्या निकला था √3m, और इसका मान क्या निकला था, पहले माना था समीकरण 1 से, तो यहाँ पे लिख लो समीकरण हमने 1 से मान रखा है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको पता है कैसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, इसका मान 0 है समीकरण 2 से, इसका भी मान 0 समीकरण 2 से, बराबर में √3m² कॉस अल्फा, और यहाँ पे लिख दो समीकरण 2 से हमने क्या रखा है, मान रखा है ये 0 0। अब फिर समीकरण 1 से मान रख लो, वेक्टर ए का मापांक m, तो m² बराबर √3m² कॉस अल्फा, यहाँ पे लिख दो। फिर समीकरण 1 से हमने मान रखा है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करेंगे। अब यहाँ से आपको मान निकालना है, तो कॉस अल्फा बराबर m² के बटे आपको क्या लिखना है √3m², काट लो, तो कॉस अल्फा बराबर 1/√3 मिल गया। समीकरण क्या डालोगे, 3 डालोगे। अब बताइए, कॉस अल्फा का मान 1/√3 निकला है। अब जितना काम यहाँ पे किया है
अल्फा के लिए, मीन्स कॉस अल्फा के लिए। इतना ही काम आपको कॉस बीटा के लिए करना है, इतना ही काम कॉस गामा के लिए, तो लॉन्ग हो जाएगा ज़्यादा। तो आपको जब सिमेट्री वाले मिलते हैं प्रश्न, सिमेट्री वाले, तो एक के लिए काम कर लेना है और फिर इसी प्रकार लिख देना है। तो ये सिमेट्री वाला है ना, तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसी प्रकार से काम करना है। इसको हम रफ कर देते हैं। डायरेक्ट आपको क्या लिख देना है, कॉस बीटा बराबर भी इतना ही आएगा, ठीक है ना। समीकरण नंबर 4 डालो। कॉस गामा बराबर भी इतना ही आएगा, समीकरण नंबर 5 डालो, इतना ही आएगा, ठीक है ना। कॉस अल्फा के लिए हमने हल किया, कॉस बीटा के लिए नहीं किया, ना ही कॉस गामा के लिए। अब क्या करना है, समीकरण यहाँ पे लिखना है 3, 4 व 5 से। मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको कॉस अल्फा का मान बना पान रूट 3 दिया है, कॉस बीटा का मान बना पान रूट 3 दिया है, कॉस गामा का मान बना पान रूट 3 दिया है, बराबर मान है, तो आपस में क्या हो जाएंगे जे, बराबर हो जाएंगे। तो बराबर कर दो ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर एक पद से कॉस हटा दो, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। यही हमको सिद्ध करना था, झुकाव बराबर हुआ है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो, इसको हम रफ करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 15 आपको डाल लेना है, उसका भी गर्दा उड़ाएंगे। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो प्रश्न नंबर 15 की जब हम बात करेंगे, यहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना यदि और केवल यदि वेक्टर ए वेक्टर बी लंबवत हैं। तो आपको पता है यदि के बाद में जो लिखा होता है दिया होता है, तो ये दिया गया है वेक्टर ए का अदिश गुणन बराबर 0। लंबवत में यही फार्मूला आप यूज करते हो। आगे लिखा है यह दिया हुआ है कि वेक्टर ए नॉट इक्वल 0, वेक्टर बी नॉट इक्वल शून्य सदिश। ये शून्य सदिश आपको देख रहे हैं, सबसे पहले यही आपको लिख लेना है। दिया है लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। 15वां प्रश्न हम हल करवा रहे हैं, यहाँ पे 15 नंबर डाल लेना। क्या दिया है, वेक्टर ए का अदिश गुणन वेक्टर बी के साथ बराबर शून्य सदिश तो आएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि डाट में कभी भी सदिश नहीं आता, संख्या ही निकलती है, तभी 0 यहाँ पे लिखना है। अब इसके बाद में क्या बताया है, जहाँ ये जो सिस्टम है मेरे प्यारे बच्चों, दो सदिश का अदिश गुणन 0 तो दिया गया है, लेकिन उसने बताया है यहाँ पर वेक्टर ए नॉट इक्वल शून्य सदिश है और वेक्टर बी बराबर नॉट इक्वल शून्य सदिश है। मतलब शून्य सदिश को छोड़ के कुछ भी सदिश ले सकते हो, अदिश गुणनफल क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम सदिश से नहीं सिद्ध करेंगे, सदिश से नहीं सिद्ध करेंगे, हम क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे और RHS निकाल देंगे, ठीक है। तो LHS ले लो, तो LHS में वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी, ठीक है ना, इसका अदिश गुणन वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी। आपको पता है कैसे आपको यहाँ पे अदिश गुणन करना है, वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ में अदिश गुणन, फिर इसके बाद में प्लस इसका इसमें अदिश गुणन, वेक्टर ए का अदिश गुणन वेक्टर बी के साथ। डाट भी बोल सकते हो, डाट बोलो, जिसमें कम टाइम लगता है उसी को पढ़ना है। तो वेक्टर ए का डाट हमने प्रोडक्ट किया है वेक्टर ए के साथ, फिर देख लो वेक्टर बी का डाट वेक्टर बी के साथ। आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे लिखा जाता है आपको पता है, चाहो तो पहले ऐसे लिख लो या फिर डायरेक्ट लिख लो, वेक्टर ए का मापांक का होल स्क्वायर। इसके बाद ऐसे भी लिखा जाता है, इसके बाद ऐसे भी लिखा जाता है, क्योंकि स्क्वायर से मापांक लग जाता है और स्क्वायर से मापांक हट भी जाता है, इसकी जानकारी आपको है। चलो पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, बाद में मापांक में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे देखो वेक्टर ए का डाट जो है वेक्टर बी के साथ, यहाँ पर आपको सही नहीं दिख रहा है, ये पहले कर लो, बी बाद में कर लो मेरे प्यारे बच्चों, क्रम विनिमय नियम से, क्योंकि अदिश गुणन में क्रम विनिमय नियम फॉलो करता है। चलो यहाँ पे आ जाओ, वेक्टर v का स्क्वायर, जैसे ये लिखा है वैसे ये लिख दो, यहाँ पे लिख दो क्रम विनिमय का नियम हमने यूज किया, क्रम विनिमय नियम,
जो यूज किया वो लिख दो। क्या यूज किया देखो, यहां पर देखो वेक्टर v का डॉट वेक्टर a के साथ बराबर वेक्टर a का डॉट वेक्टर v के साथ, ये हमने ऐसे यूज किया, हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करना क्या है, इसको कैसे लिखना है, वेक्टर a का मापांक का होल स्क्वायर, इसको प्लस कर लो, ऐसे करके कर लो प्लस, क्या दिक्कत है। इसको कैसे लिख लो, वेक्टर v का मापांक का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आंसर शीट रखना है, वेक्टर a का अदिश गुणन कितना दिया है, वेक्टर b के साथ 0 दिया, रख लो। तो वेक्टर a का मापांक का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस का 0 आ जाएगा, प्लस का वेक्टर v का मापांक का होल स्क्वायर, कहाँ से मान रखा है, समीकरण 1 से रखा है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको लिख देना है यहाँ पे वेक्टर a का मापांक का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर v का मापांक का होल स्क्वायर, यही आंसर शीट निकालना थी। नोट कर लो, कंप्लीट हो गया। इसको हम रफ कर देते हैं, उड़ गया इसका गर्दा। गर्दा तो उड़ा ही रहे हैं हर एक प्रश्न का, लेकिन आप लोग क्या करना, नोट करते रहना है। कंप्लीट हो गया ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लो, किसका नंबर है, नंबर 16 डालना है यहाँ पे। 16 नंबर देख लो, बताया है यदि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर v के बीच का कोण थीटा है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, दो सदिशों के बीच का कोण थीटा दिया गया है, तो फिर ये भी दिया गया है। ठीक है, कहता है ये कब होगा, यदि a ठीक होगा कि b ठीक होगा कि c ठीक होगा कि d ठीक होगा। तो चेक करना है कौन सा विकल्प ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो लिखा है 20 का कोण थीटा है, इसी को लिख लो, दिया है। मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखना है, वेक्टर a का अदिश गुणन v के साथ क्या दिया है, थीटा अगर दिया है तो फार्मूला तो जानते हो ना, यही फार्मूला होता है। ठीक है ना, समीकरण 1 डालो, इसका यूज करेंगे यहाँ पर। और मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर a का अदिश गुणन वेक्टर b के साथ ग्रेटर देन इक्वल 0, अस्मिका दे रखी है, रख लो फार्मूला, वेक्टर a का मापांक वेक्टर v का मापांक और cos थीटा, समीकरण 1 से आपको लिख लेना है, और ग्रेटर देन इक्वल 0 यहाँ पे बता दो समीकरण 1 से। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको पता है इसको हम a और b लिख देते हैं, क्योंकि इसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए, इसकी भी जानकारी होना चाहिए। मापांक हमेशा क्या देता है, धनात्मक संख्या देता है। तो हमने एक संख्या मान ली, वही मान ली जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है, तब हमने लिखा है, क्योंकि पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि अगर मापांक में वेक्टर r है तो बराबर में r लिखा जाता है। तो इसीलिए हमने a और b ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि मापांक का तो भाग नहीं लग पाएगा 0 में, लेकिन ए बी का लगा देंगे, इसलिए लिया है। मापांक का भाग नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना, वेक्टर का भाग कभी भी 0 के नीचे नहीं लिख सकते हो मेरे भैया, तभी ऐसा लिखा है। ठीक है, cos थीटा इसका भाग लग गया, इसमें वेक्टर नहीं है, अब आया है 0। अब बताओ यह तभी संभव है, कब ये संभव होगा बताइए। ये तभी संभव है जब थीटा का मान क्या क्या रख दें बताइए। एक तो 0 रख सकते हो, ये अस्मिका आपको वेरीफाई करना है किस मान पर ये अस्मिका सत्य होगी। 0 रख लो, ठीक है, तो बराबर दिया गया है cos 0 का मान 1 होगा, तो 0 या 0 से बड़ी संख्या आएगी, ठीक है ना, तो ये अस्मिका संभव होगी, मतलब सत्य होगी। तो 0 रख सकते हो, रेडियन में बता रहे हैं, π/6 रख लो, 30 अंश रख लो, cos 30 अंश का मान आपको पता है √3/2, तो 0 से बड़ा ही आएगा, तो अस्मिका सत्य हो जाएगी। अब आप रख लो π/4 45 अंश का मान यहाँ पे रख लो, cos 45 अंश का मान 1/√2, तो 1/√2 जो है 0 से बड़ा ही मिलेगा, तो ये अस्मिका सत्य है। इस मान पर भी सत्य है, इस मान पर भी सत्य है, इस मान पर भी सत्य है, और भी रख लो। जब आप रखोगे π/3 60 अंश रख लो, 60 अंश का मान 1/2 होता है,
तो 1/2 जीरो से बड़ा है, तो ये समीकरण सत्य है। आगे देख लो, π/2 पे पहुंच गए, 90 रख लो, cos 90 का मान बताइए क्या होता है, 0 होता है, तो बराबर 0 मिल गया क्योंकि यहाँ पे बराबर है। 0 या 0 से बड़ी आंसर शीट आना चाहिए। अभी तक बड़ी आंसर शीट आ रही थी 0 से, लेकिन 90 पर 0 मिल गया यहाँ पर, तो बराबर है ना, तो ठीक है। आगे जब रखोगे, जैसे बात करें 90 के आगे 120 रख लो, तो 120 जैसे ही यहाँ पे रखोगे तो cos 120 आपको पता है 60 अंश, 60 अंश का मान जो होता है वही होता है लेकिन निगेटिव, तो 120 पे क्या हो जाएगा, -1/2 रखोगे तो ये असमीका क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी, क्योंकि ये 0 से बड़ी आंसर शीट नहीं है, तो 90 तक ही रखना है, आगे नहीं जा पाओगे। कहने का मतलब है आगे कोण नहीं ले पाओगे, 120 ले लो, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉस होता है वो धनात्मक देता है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक, ठीक है ना, ये धनात्मक मान देता है, टेबल याद होगी। जैसे ही 90 से ऊपर बढ़ोगे तो ऋणात्मक मान देने लगेगा, लेकिन इसने बोला है 0 या 0 से बड़ी आंसर शीट पर यह असमीका सत्य होगी, तो इससे ज़्यादा कोण ले ही नहीं सकते हो, 90 से ऊपर नहीं ले पाओगे, असमीका असत्य हो जाएगी। ठीक है, अब आपको इसका रिलेशन लिख देना है, 0 या 0 से बड़ा मान ले सकते हो थीटा का, या 90 या 90 से छोटा, इसको मिक्स करके लिखा है। अब देखो विकल्प कौन सा करेक्ट है, विकल्प जो करेक्ट है बी करेक्ट है, तो यहाँ पे बी लिख दो, ऐसे करके आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है ना। जो समझा रहे हैं उसको समझो, क्योंकि वेक्टर का अलग फंडा है, इसलिए आपको स्लोली समझा रहे हैं। इसको हम रफ कर देते हैं, इसका गर्दा उड़ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको नंबर चेंज कर लेना है। यहाँ पर कितने प्रश्न हो चुके हैं, 16 तक हो चुके हैं, 17 नंबर यहाँ पे डाल लो, 17 नंबर पे पहुँच गए। मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी दो मात्रक सदिश हैं। अब मेरे भैया मात्रक सदिश तो आपको पता ही है कि मापांक क्या होता है, 1 ही होता है, तो सबसे पहले यही लिख लो, बाद में देखेंगे क्या पूछा है और भी क्या दिया है। अगर मात्रक सदिश है तो दोनों की आंसर शीट मापांक की क्या रहेगी, 1 रहेगी। समीकरण 1 डाल लो, थोड़ा पढ़ो थोड़ा लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे लिखा है और उनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। फिर उसने बोला है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है, एक और मात्रक सदिश है, तो इसका मापांक क्या लिख लो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मापांक 1। एक मात्रक और सदिश मिल गया, दो पहले से मिले थे, ठीक है। थीटा का मान यहाँ पे निकालना है, ए बी सी डी, कौन सा ठीक होगा, आपको कैसे निकालना है थीटा का मान हम आपको बताते हैं। इसे ही लेके चलो, आप इसे ही लेके चलो, इसे समीकरण क्या डाल लो, 2 डाल लो। अब यहाँ पर आपको इसे लेके चलना है और मान यहाँ से रख लेना है बाद में, समीकरण 2 से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मापांक बराबर 1 है ना, क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है, तो यहाँ पे लिख लो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। मेरे प्यारे बच्चों, अभी जब हमने प्रश्न नंबर 14 लगवाया था तो बताया था बराबर झुकाव, ये सिद्ध किया था ना, तो वहाँ पे हमने इसका मापांक का होल स्क्वायर लेके चले थे, तब मापांक निकला था। तो यहाँ पे होल स्क्वायर इसलिए लेके चलेंगे क्योंकि आपको पता है जब तक हमें अदिश गुणन नहीं मिलेगा दो सदिश के बीच में, तब तक हम ये फार्मूला नहीं लगा पाएंगे, और फार्मूला लगाना जरूरी है, क्यों फार्मूला लगाएंगे तभी तो थीटा का मान मिलेगा। तो फार्मूला कैसे लगेगा, यहाँ पे तो अदिश गुणन दिए ही नहीं है दो सदिश के बीच में, तभी यहाँ पे वर्ग करना पड़ेगा आपको। रीजन होता है, बगैर रीजन कोई भी लाइन आप लिख नहीं सकते हो, रीजन अगर है तभी आप लिख पाओगे, तो यही रीजन है तभी हम इसका वर्ग कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते। अगर रीजन ना होता 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, चाहो तो यहाँ पे दिखा दो। इसे कैसे लिखा जाता है आपको पता है, इसे ऐसे लिखा जाता है, हमने बताया था, स्क्वायर से पहले मापांक हटा लो, स्क्वायर से पहले मापांक हटा लो, क्योंकि स्क्वायर से मापांक हट भी जाता है
और स्क्वायर लग भी जाता है, ठीक है ना। बराबर के उस तरफ 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। यहाँ पर कैसे लिखना है, वेक्टर ए प्लस का वेक्टर वी, ठीक है ना। इसे हमने बताया था स्क्वायर कहीं दिख जाए, ठीक है, 2 सदिश का योगफल हो या 3 सदिश का योगफल हो तो आपको अदिश गुणन का यूज करना होगा। अदिश गुणन का ही यूज होता है, पावर 3 हो चाहे पावर 4 हो, ये भी आपको ध्यान देना है। अब आगे देख लो इसका क्या करेंगे, अदिश गुणन। तो हम जल्दी जल्दी लिख देते हैं, आपको पता है कैसे लिखा जाता है, ठीक है। जल्दी जल्दी हमने लिख दिया क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसको कैसे लिखोगे, डायरेक्ट लिख लो ना, दिक्कत क्या है, ये लिख गया डायरेक्ट, ये ठीक है। वेक्टर ए वेक्टर बी, ये आपको सही से लिख लेना है क्रम विनिमय के नियम से, घुमा के लिख दो, ए पहले बी बाद में। अब इसे कैसे लिखा जाता है ऐसे, और यहाँ पे बता दो कि इसका यूज़ किया है, क्रम विनिमय का यूज़ किया है, नियम और यहाँ पे लिख देना है नियम से, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा और हल करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, नोट कर लो इतना। अब इसके आगे लिख लो, यहाँ पर क्या है, वेक्टर ए का मापांक का होल स्क्वायर। अब इसको जोड़ लो, जोड़ेंगे 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ पे देख लो प्लस का वेक्टर बी का मापांक का होल स्क्वायर बराबर 1। अब आपको मान रखना है वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी के मापांक का, समीकरण 1 से, तो 1 रख लिया, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला लगा लो, वेक्टर ए वेक्टर बी मापांक में फिर इंटू में cos थीटा प्लस 1 का स्क्वायर, कहाँ से मान रखा है, समीकरण हमने 1 से मान रखा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल कर लो, 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, इसको पक्षांतर कर लो, और यहाँ पर भी मान रख लो समीकरण 1 से, ठीक है। फिर आपको लिख देना यहाँ पर समीकरण 1 से, हमने मापांक के मान रखे हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 cos थीटा बराबर -1 मिलेगा, इतना आप लोग नोट कर लो। इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ से थीटा का मान निकल आएगा, तो cos थीटा बराबर -1/2, cos थीटा बराबर, बताइए कितने का मान होता है, cos की टेबल में बना 0.2, अगर बात करें 60 अंश का मान होता है, ठीक है ना, तो आपको π/3 लिख देना है, लेकिन ये आपको माइनस दिख रहा है। अब आपको बताना है cos किस में माइनस होता है, एक सीढ़ी होती है जो पहले मिल जाए, इसमें तो प्लस होता है, cos सारे के सारे प्लस होते हैं प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसिक प्लस होते हैं, ये cos माइनस का मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो कोण है उसका यूज करके ये माइनस हटा दो, द्वितीय चतुर्थांश में cos निगेटिव होता है, तो कोण तो आपको पता ही होगा द्वितीय चतुर्थांश में, नहीं पता हम लिख देते हैं यहाँ पे, आप लोग लिख लेना ये 180 अंश माइनस का थीटा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, विकल्प में आपको दिख रहा होगा रेडियन में कोण, तो रेडियन में आपको यहाँ पे लेना है 180 को पाई लिखना है, तो cos थीटा बराबर cos पाई माइनस π/3, ठीक है ना। यहाँ पर हमने आपको डिग्री से समझाया, डिग्री में 180 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें विकल्प में आंसर शीट जो दे रखी है रेडियन में, तो रेडियन में ही निकालेंगे। अब इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आप लोग नोट कर लो, तो cos थीटा बराबर, यहाँ पे देखो कितना आएगा, हल करेंगे 2π/3, cos से cos हटा दो, थीटा बराबर 2π/3, ठीक है ना। अब विकल्प देख लो कौन सा इसमें सही है, लास्ट वाला देख लो विकल्प डी करेक्ट है, इसका भी गर्दा उड़ गया। आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आपको नोट कर लेना है, जल्दी नोट कर लो इसको। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 की, चलो यहाँ पे 18 नंबर डाल दो। कहता है 1 2 3 पद दिए गए हैं, ठीक है, और मान ज्ञात करना है, विकल्प A B C D 4 हैं, कोई एक सही होगा। तो यहाँ पर अदिश गुणन और सदिश गुणन दोनों का यूज हुआ है, ठीक है ना। तो लिख लो i कैप, फिर ब्रैकेट में क्या बताया है, j कैप क्रॉस k कैप, ठीक है ना, फिर प्लस दूसरे पद में देख लो j कैप, फिर
अदिश गुणन फिर ब्रैकेट में सदिश गुणन आई कैप क्रॉस के कैप, फिर तीसरा पद देख लो के कैप फिर अदिश गुणन ब्रैकेट में आई कैप क्रॉस ब्रैकेट में सदिश गुणन आपको लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। मान तो आपको पता ही होगा, पहले सदिश गुणन का मान जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, आई कैप होता है, ठीक है ना। फार्मूले हमने लिखाए थे जब हमने बेसिक पढ़ाया था ना, प्रश्नावली 10.4, ठीक है ना। तो बेसिक पढ़ लेना है, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। चलो यहाँ पे आ जाओ। वेक्टर के का क्रॉस जब करते हैं आई कैप के साथ तो मिलता है हमको जे कैप, लेकिन यहाँ पर आई पहले है और के बाद में, तो निगेटिव का आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लो प्लस का के कैप, अब देख लो यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, आई जे का के कैप होता है। ये आपको याद होंगे, याद कर लेना है, तभी यहाँ पर मान रख पाओगे। आई कैप का अदिश गुणन आई कैप के साथ 1 होगा, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस, पहले इसे ऐसे ही लिखो, बाद में इसका मान 1 रखेंगे। चलो यहाँ पे 1 है और यहाँ पर इसका मान 1 + 1 काट लो, कितना हुआ 1। तो आंसर शीट कितनी निकली, यहाँ पे 1 निकली। सी इसका विकल्प करेक्ट है, तो यहाँ पे लिख लो विकल्प सी करेक्ट है। अब प्रश्न नंबर 19 की बात करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। चलो यहाँ पे नंबर चेंज करते हैं। 19 देख लो, यहाँ पे बताया गया है यदि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, तो इसका मतलब तो पता ही, आपको यहाँ पे फार्मूला यूज करना है। फिर आगे दिया है इतना बराबर इतना, कहता है थीटा बराबर है, थीटा का मान यहाँ पर भी निकालना है। तो दिया है, लिख लो, सबसे पहले क्या लिख लो, दिया है, ठीक है ना। वेक्टर ए अगर बीच का कोण है थीटा दो सदिश के बीच में, तो ये फार्मूला आपको यूज करना है। इसे समीकरण 1 डालो, एक फार्मूला और यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर बराबर में आपको दिख रहा होगा मापांक में सदिश गुणन, तो एक सदिश का भी लिख लो यहाँ पे, वेक्टर ए का क्रॉस वेक्टर बी के साथ बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लो, वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक और फिर साइन थीटा और एन कैप, यही होता है ना, ठीक है। अब इसके बाद में आपको समीकरण 2 डालना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है जो बताया गया है, वेक्टर ए का अदिश गुणन वेक्टर बी के साथ इसका मापांक और बराबर वेक्टर ए का सदिश गुणन वेक्टर बी के साथ बराबर मापांक, ठीक है ना। तो लिख लो वेक्टर ए का सदिश गुणन ऐसे करके बराबर में वेक्टर ए का, ये अदिश हो गया ये सदिश हो गया। अब यहाँ पे मान रख लो, ये फार्मूला रखो, वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक और कॉस थीटा। अब यहाँ पर देख लो, इसका जब मान रखेंगे हम समीकरण 2 से, वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक और साइन थीटा और एन कैप, यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 व 2 से। अब इसके बाद हल करो, ये मापांक आपको दिख रहा है बड़ा सा मापांक, अलग अलग मापांक देना पड़ेगा, इसको अलग दे दो और इसको अलग दे दो और इसको अलग दे दो। अब बराबर में आपको लिखना है, जैसे बराबर के इस तरफ लिखा ना, अलग अलग मापांक दे दिया, ऐसे यहाँ पर मापांक देना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी दे दो, ये लो, और यहाँ पर ये तो कट जाएंगे, ठीक है, कट गए। अब इसके बाद में आपको पता है यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा का मापांक है, हटा दो, यहाँ पे देख लो साइन थीटा का मापांक है, हटा दो, इसका मान तो 1 होता है, क्योंकि इकाई सदिश का मापांक निकालेंगे तो 1 ही निकलता है, क्योंकि क्या बोलते हैं, मात्रक सदिश बोलते हैं। ये आपको दिख रहा है मात्रक सदिश, तो जब मात्रक सदिश से निकलता है, अगर उसका मापांक निकालने 1 ही निकलेगा, तभी यहाँ पे 1 लिख दिया है। ये इसलिए काट दिया क्योंकि एक जैसा है। अब यहाँ पर आपको पता है, इसको नीचे लाएंगे तो कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या रहेगा 1। तो कॉस अपॉन साइन कितना होता है
कॉट होता है। चलो इतना आप लोग नोट कर लो, इसको हम रफ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा बराबर 1। तो कॉट थीटा बराबर, अब ये बता दो, यहाँ पर कॉट है, बराबर के उस तरफ कॉट ले लेना है। बताओ कॉट की टेबल में कितने का मान होता है? 1 π/4 का होता है। तो कॉट 45 आपको रख लेना है। अब कॉट से कॉट हटा देना है, π/4 आएगा। विकल्प देख लो कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, विकल्प बी करेक्ट है, ठीक है ना। नोट कर लो इसको। यहाँ पर सारे के सारे प्रश्न कंप्लीट करवा दिए हैं 13 से लेके 19 तक। अब इसके उदाहरण और बचे हैं, अगली क्लास में उदाहरण करवा देंगे इसके। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।